ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल है आपका। आप इलेक्शन कवरेज 2024 इस वक्त देख रहे हैं और हम फाइनल स्टेज पर आ गए हैं, चूंकि सेकेंड फेज की पोलिंग पीसफुल कंक्लूड हो गई है और पीसफुल कंक्लूड होने के साथ ही हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर तज्जिया कर रहे हैं, तबसरा ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन इलाकों के अंदर आज वोटिंग हुई है वहाँ के जर्नलिस्ट इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखती हैं, सिविल सोसाइटी इसको कैसे देख रही है और आने वाले दिनों में जो 50 के आंकड़ा हमने पार किया है आगे होगा क्या। अब आगे बढ़ाते हैं जी। गांधरबल हमारे लिए बड़ा हाई प्रोफाइल है, हमारे लिए क्या पूरी मीडिया के लिए हाई प्रोफाइल है। गांधरबल जिले के अंदर दो असेंबली सेगमेंट्स है। एक असेंबली सेगमेंट प्रॉपर गांधरबल है जहां से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मैदान में थे और कंगन एसटी सीट है जहां से मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आज उनके बेटे मियां मेहर साहब को मैदान में उतारा गया था। उनके मुकाबले में कैंडिडेट्स थे जहां उमर के मुकाबले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वहीं मेहर के सामने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बड़ी रुकावट है, कांग्रेस और दीगर जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो भी सामने है। लेकिन इस बीच जब गांधरबल का तजिया तबसरा देखते हैं तो 50% से ज्यादा वोट 5 बजे तक हो चुका है। हतमी फिगर्स भी हमारे सामने आ चुकी है। ये अबोव द मार्क, अबोव द हाफ ऑफ द मार्क ऊपर जाना ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है और एक बदलाव की भी सीढ़ी माना जा रहा है। रशीद राहिल साहब मारूफ तजिया निगार, सहाफ़ी और एशियन मेल के एडिटर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद राहिल साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। स्पेसिफिकली अगर मैं इस हॉट सीट की बात करूं, गांधरबल की बात करूं, जो हाई प्रोफाइल सीट बनी उमर के वहां जाने से और इशफाक उनके सामने हैं, पीडीपी का कैंडिडेट उनके सामने है और तकरीबन आधे दर्जन के करीब और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नामी गिरामी कैंडिडेट्स हैं लेकिन मैदान में है। इसी तरीके से कंगन को देखें, मियां साहब के पीछे जाने के बाद उनके फर्जंद सामने आए हैं। अब इस पूरे आज के प्रोसेस को जो कंप्लीट हो गया है, पीसफुली हुआ है, कहीं पर भी कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं है, अभी तक बाय एंड लार्ज ऑल इज वेल है। इस पूरे प्रोसेस को गांधरबल वाली डिस्ट्रिक्ट में कैसे देखा जाए और ये जो अबोव द हाफ ऑफ द मार्क हुआ है ये पॉजिटिव ट्रेंड है या ये रूटीन ट्रेंड है? गवर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे वक्त दिया और मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस और जो मैंने दिन भर देखा है उसको शेयर करूं। एज फार एज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल इज कंसर्न, वहाँ दो सीटें हैं। एक जो गांधरबल हाई प्रोफाइल जहां एक्स सीएम उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं और उनके मध्य मुकाबल साबिक एमएलए इशफाक जब्बार और पीडीपी के बशीर अहमद मीर जो कंगन हल्के से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने एट लीस्ट मियां अल्ताफ से सिर्फ 1500 वोटों से उस वक्त हारा था जब 2014 में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आज बशीर अहमद मीर गांधरबल से लड़ रहा था, तो हमने कंगन और गांधरबल के मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन पे जाके वहाँ वोटरान से बात की और वोटरान से उनका सुना कि वो क्या चाहते हैं। वोटरों का यही कहना था कि कहीं न कहीं उनमें नाराजगी पाई जाती थी इस बिना पे कि कभी भी हमें यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं दिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कांटे की टक्कर है, तिकोनी मुकाबला गांधरबल में नजर आ रहा है। अब गेंद किसके पाले में जाएगी वो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। आज हम ये कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला के लिए केक वॉक गांधरबल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट एक ट्रेडिशनल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यहाँ से रिप्रेजेंट कर चुके, इशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर यहाँ से रिप्रेजेंट करे, उसके बावजूद भी आज हवा बदली है, मुश्किलें आज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हवा बदली है और मुश्किलें बहुत है, नेक टू नेक कंटेस्ट है और जो यंग वोटर्स है, यंग वोटर्स का मन कहीं न कहीं बदल चुका है और उनके जहन में कहीं न कहीं नई बातें आ रही हैं, वो एक नई तब्दीली चाहते हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ अच्छा हुआ, जो पोलिंग परसेंटेज हुआ है ये अच्छा खासा हुआ है कि जब पहले हम देखते थे गंगन और कंगन में पोलिंग होती थी अच्छी खासी, लेकिन गांधरबल टाउन में अक्सर व बेशतर बाइकाट होता था। लेकिन आज के इसके बिल्कुल बरकस हुआ। आज जब हम देखते हैं तो गांधरबल में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई। एज फार एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न, उनका जो आया था 5 बजे तक 50%, तो फिर 1 घंटा और भी था, एट लीस्ट नियर अबाउट 60% वहाँ वोटिंग होना। और सबसे अहम बात, मैंने कुछ ऐसे लोगों को वोट डालते हुए देखा है जो जमात इस्लामी के साबिक रुकन रहे हैं या जमात इस्लामी के साबिक जो मैं कहूँगा ओहदेदार रहे हैं,
वो भी आज पोलिंग बूथों पे वोट डाल रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है। अब वो साइलेंट वोटर जो आज सड़कों पे बाहर निकला है, पोलिंग बूथों पे आ गया है, वो किस खाते में जाएगा, वो अहम अच्छा डिसाइडिंग रशीद फैक्टर साहब, होगा। हमने वही डिसाइड करेगा माजी में ये किसकी देखा है होगी और ट्रेडिशनल किसकी अच्छा, हार। तीन ये फेसेस। इससे पहले कि आसिफ आपसे ट्रेडिशनल वोटर्स के बारे में पूछे, फटाफट से मेहर अली के लिए क्या रास्ता आसान है? मियां अल्ताफ साहब के फर्जंद है, पसीना बहाया है इन दिनों, काफी तकरीरें की, रैलियां हुई हैं, सर, मेहर अली एंड का में अपने वालिद बाप साहब भी दादाओं साथ का थे। तो ये सीट भी बड़ी ट्रेडिशनल इसी घर की रही है। क्या अब की बार असासा बचेगा या कहीं और भी कुछ दिख रहा है आपको? आपका तजिया आज पूरे दिन का क्या है वहां पर? जो जो हमने कंगन में बने जो ज्यादा रहते हैं। रशीद साहब का ऑडियो ब्रेक हुआ है। भी कोई आसानी नहीं है। फिर भी जो मुझे वहां नजर आ गया, कहीं ना कहीं मियां अल्ताफ की जो ट्रेडिशन या उसके बाबा की जो सूफी मेहनत है या उसके दादा की जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं मियां मेहर अली को सपोर्ट करेगी। और मुझे लगता है कि सीट पे अपना वो दबदबा कायम रखेगा, रख सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, इस बार हमने एक एक्स्ट्रा फैक्टर देखा, नए लोग आए, नई पार्टियां, दो पार्टियां तो डेब्यू कर रही थी। एक मार्च 2020 को बनी, फिर 26 सितंबर 2022 को दूसरी बनी। कैसर सुल्तान को मैदान में उतारा गया, अपनी पार्टी की तरफ से मुबश्शिर साहब को मैदान में उतारा गया, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, फिर जमात वाला फैक्टर, इंजीनियर रशीद का जाना, शेख आशिक का उतारना। वो जो ट्रेडिशनल वोट बैंक को ब्रेक करने की एक बार बार कहा जा रहा था, ये ओपिनियन बन रहा था कि वो होगा इस बार। वाकई में ऐसा कुछ है जो आप कह रहे हैं, मन बदला है? मन इस हिसाब से बदला है कि रिवायती जमातों का एक ऑप्शन या ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश हो सकती है, या गांधरबल में उसका कहीं हमें ग्राउंड पे फैक्टर नहीं देखा। लेकिन एक बात सही है कि जो गुलाम नबी आजाद की डीएपीए का वो उम्मीदवार है कैसर, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो लोकल वहां है। उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि ये हमारा हमसाया और यंग आदमी है, हमारे लिए बहुत कुछ काम किया भी है और करेगा भी आगे। राशिद जी, तो इसी तरह जिस तरह से जब हम बारामूला के अंदर उमर अब्दुल्ला इंजीनियर राशिद से चुनाव हार गए, लेकिन अगर हम गांधरबल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन तो हुआ, लेकिन जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से भी शेख आशिक जो है वो मैदान में है, क्या वहां से कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि बारामूला में तो ज्यादातर नुकसान देखा गया था। मैडम, जहां तक शेख आशिक का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है शेख आशिक ग्राउंड पे इतना ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि ही इज नॉट बेसिकली लोकल। वो बाहर से आए हैं, वहां अब रिहाइश कर रहा है। लेकिन सबसे अहम फैक्टर है इशफाक जब्बार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक पिलर था और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करके उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा डैमेज है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक साहिल साहब थे, जिन्होंने वहां पहले इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया था, जो पार्लिमानी इलेक्शन हुआ था, तो आज वो अलग से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो भी एक डैमेज कर सकता है इस इत्तेहाद। ठीक है रशीद राही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए। सेकंड फेज खत्म हो चुका है और सेकंड फेज में जो पोल परसेंटेज है वो भी साथ साथ आप देख रहे हैं। दो और खास मेहमान, अब जरा सेंट्रल कश्मीर से शिफ्ट हम इशफाक पीर पंचाल की तरफ हो जाएं। दो खास शख्सियात हमारे साथ हैं, आरिफ कुरैशी हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन किए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। प्रदीप खन्ना साहब भी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली पीर पंचाल बेल्ट के अंदर जो कुछ हमने बदलते हुए पिछले 4-5 सालों में देखा, जिस किस्म की लड़ाई रही, उस पर भी लगातार इनकी नजर रही। आरिफ साहब, पहले तो आपसे शुरुआत करेंगे। राजौरी के अंदर पूरे दिन बाकी एरियाज के मुकाबले 70% के आसपास या इससे ऊपर भी हम देखेंगे, कल शाम या परसों तक ईसीआई का और भी डेटा बताएगा, पोल परसेंटेज चला जाएगा। किस तरीके से ओवरऑल दिन को आप कंक्लूड करेंगे और उन इलाकों को एनालाइज करेंगे जहां पर हमने डिलिमिटेशन के बाद जियोग्राफियाई एतबार से भी, जियोग्राफिकली भी एरियाज को चेंज होते देखा और वोट बैंक दाएं से बाएं, लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा गया? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया। जोड़ी डिस्ट्रिक्ट की ऑलमोस्ट जितनी भी कंस्टिट्यूंसी है, उनका एरिया जो है वो डिलिमिटेशन के बाद चेंज किया गया है। उसमें कोई भी कंस्टिट्यूंसी ऐसी नहीं जिसका एरिया चेंज ना किया गया हो, और उसमें हर एक कंस्टिट्यूंसी का एरिया तोड़ के दूसरी का एरिया लगाया गया है। और आज इक्का दुक्का वाक़ा देख, नॉर्मल इलेक्शन रहा है, इक्का दुक्का वाक़ा जहाँ पे थोड़ी सी लोगों में करप्शन हुई, नॉर्मली हुई,
बट अगर आप देखें तो पीसफुल इलेक्शन हुआ और परसेंटेज आपने खुद ही बता दी है कि मोर देन 70% अभी तक जो है वो आंकड़े 68-69 आ रहे हैं, लेकिन ये 72 या 75 तक जाने का हमें ये उम्मीद है कि जाएंगे जी। और ओवरऑल आप देखेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट में 5 कंस्टिट्यूंसी हैं, जिसमें जो है वो पीपीआर डाल के देखेंगे तो वो 8 है, तो डिस्ट्रिक्ट जोड़ी की वो 5। आरिफ जी, अगर हम नौशहरा सीट को लेकर बात करें, रविंदर रैना, सुरेंद्र चौधरी और उनके साथ साथ एडवोकेट हक नवाज चौधरी भी मैदान पे हैं। 2014 में रविंदर रैना जीत कर आ गए थे 9,503 वोटों से, लेकिन अब का समीकरण क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए अभी तक जो आज का समीकरण है वहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डायरेक्ट फाइट जो है अलायंस कैंडिडेट की और बीजेपी की है। जो अब्दुल्ला जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं वो 1,000, 2,000 या 3,000 वोट तक भी जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जो है वो अलायंस के कैंडिडेट और बीजेपी के बीच में है, और इस वक्त जो है वो कांटे की टक्कर वहाँ जो है मानी जा रही है। आरिफ कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर पंचाल बेल्ट की जब बात हो रही है तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर रियासी के अंदर भी पोलिंग हुई है। प्रदीप खन्ना भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं और अहमद अयाज साहब भी ज्वाइन किए हैं, दोनों प्रोविंसेस का, उनसे भी ज़रा विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओवरऑल पूरे दिन में पोल परसेंटेज और सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कुछ एक एरियाज़ में कम, कुछ में ज़्यादा, लेकिन अगर मैं आपका पहला और इम्पॉर्टेंट ओपिनियन लूँ सेकंड फेज को और फर्स्ट फेज को, कैसे आप कंक्लूड करते हैं? क्योंकि हाफ ऑफ डन, 50% से ज़्यादा सीटों पर पोल होना और आने वाली सरकार बनना या ना बनना, उसमें इनका रूल। इसमें बहुत सारी बात होगी कि फर्स्ट फेज को लेकर और सेकंड फेज को भी लेकर थोड़ा सी बात होगी कि हर एक ऑलमोस्ट हर एक इशूज पर बात होगी। कुल मिला के जो हमको इस वक्त देखने को मिल रहा है वो ये है कि एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में और इस दौरान जो भी मामला हुए, चाहे वो 370 को एब्रोगेट किया गया, 5 को विड्रॉ किया गया, या और मामला हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, 10 साल के बाद इलेक्शन हो गए और वोटर्स जुट गए और एक्सेसिबिलिटी नहीं रही, ग्रीवेंस मामला हल करने के, लोगों के डायरेक्ट लोगों का हल करने के मामला की एक्सेसिबिलिटी नहीं रही, और ये एक वजह। और उसके साथ साथ जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ लोगों का बदजन होना, कि उनके साथ इतना ज्यादा उनकी सियासत से खुश नहीं होना, और शायद उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई जो भी इस वक्त हालात से दो चार है जम्मू कश्मीर में लोग, उन्हीं का वजह है। तो ये सारा कुल मिला के हम ये देख रहे हैं। हाँ, और साथ साथ स्टोन पेल्टिंग का जो इलेक्शन के दौरान अभी आजकल बंद होना या बंद ना होना, जो पहले हुआ करता था, ये सारा कुल एक मिला सवाल के का जवाब अब तो दीजिएगा। एक जिस तरह चेंज से लगी है। राजौरी और पुंछ की हम बात करते हैं, जिसमें एक विक्टिम कार्ड के तौर पर बीजेपी पार्टी ने भी काम किया, जिसमें पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया गया, लेकिन क्या ये कार्ड कैश कर पाएगी बीजेपी? क्योंकि 8 सीटों पर ये पूरा खेल है, और इस बार आपने देखा कि स्टार कैंपेन के तौर पर रैली किस तरह से वहां पर हुई है। आवाज आ रही है? ये मेरे पास है सवाल। जी, आप ही से पूछा है। मेरी हाँ, आवाज ये जरूर है। हाँ। जरूर है जो स्टेटस की बात है, जरूर है जो स्टेटस की बात है वो बीजेपी के हक में जाएगी। अब ये डिपेंड करता है, हालांकि ओवरऑल माहौल जो है जम्मू में ठीक है, और पहाड़ी इलाकों में ये जो रिजर्वेशन देने से उनका बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा उनको वोट देने का, बीजेपी को साथ देने का। कश्मीर में नहीं रहेगा, वो क्लियर है। अलबत्ता ये इसके साथ ये देखने की बात है कि इसको इस मोबिलाइज कैसे करेंगे बीजेपी, इसको कैसे अपने फेवर में करेगी। हालांकि ये तो है वेव बन सकते हैं उनके में, इस फैक्टर का जरूर जाएगा फायदा उनको, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे अप्रोच कर लेते हैं इस बात को अपने तरीके से करने का। ऐसा ना हो कि जैसे 370 से लोग नाराजगी है मैक्सिमम, तो वो कहेंगे कि इसको भी गिनेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जब हम जम्मू प्रोविंस को देखते हैं, कश्मीर प्रोविंस को देखते हैं, फिर जब मैं कश्मीर प्रोविंस में श्रीनगर शहर को देखता हूं जहां आज वोटिंग कंप्लीट हुई है और अल्लाह के फजल से बिना किसी रुकावट के पूरी वोटिंग प्रोसेस हुई,
लोग बाहर आए, जितने भी बाहर आए, पुरअमन सारा कुछ चला और पुरअमन ही ये सारा कुछ हुआ है। एज कंपेयर टू पुंछ राजौरी हमारी पोल परसेंटेज हमेशा कम रहती है। और फिर मैं जब इसको जम्मू प्रोविंस के, जम्मू शहर के साथ भी कभी मुकाबला करता हूं तो मुझे लगता है कि सोच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये जो शहर की आबादी वोट डालने से थोड़ा सा दूर रहती है, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? एक वजह शायद अभी तो कोई खास वजह नजर नहीं आ रही जहां तक रूरल और अर्बन का मसला है। एक वजह ये लग रहा है कि रूरल में अभी भी वो जो पॉलिटिकल का वो जो गहमा गहमी, उनको वो जो माहौल मिला बहुत टाइम के बाद, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अर्बन में शायद श्रीनगर में, शहरी श्रीनगर में, हालांकि अभी तो ये नहीं बता सकेगा कि कोई खास वजह रही, लेकिन जो हमारा मानना है एक वजह ये हो रहा है, जो रियायती सियासत के साथ लोग बदजन है, वो खुशनुज़र नहीं है उनके तय। वो चाहते हैं, वो शायद यही महसूस करते हैं कि हमारे जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उसके लिए जो रिवायती सियासत है वही इसके जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि वो पहली टीम है, क्योंकि ये जो अर्बन में लोग रहते हैं, शहरी श्रीनगर लोग रहते हैं। अच्छा, ये जो कुछ एनालिसिस मान रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, क्या अयाज अकबर साहब, आप एक पैनलिस्ट हैं, आप नेशनल टीवी पर डिबेट करते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को सुने, क्या वाकईतन पार्टीज का ट्रस्ट डेफिसिट है श्रीनगर के अंदर कि लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो निकल रहे हैं वो इसी बहाने निकल रहे हैं कि कल उनका मुस्तकबिल कहीं ना कहीं ठीक हो जाए? वही बात है, ये एक वजह माना जाता है क्योंकि श्रीनगर में लोग ज्यादा लोगों जो गांव में लोग रहते हैं उनसे ज्यादा सोचने वाले, ज्यादा सोचते कि इन मामले में, और वो भी आम आंख करके शायद ज्यादा बाहर नहीं आएंगे वोट डालने के लिए, ये भी है। तो इसलिए शायद एक वजह ये भी बन रहा है कि उनको पता है कि शायद उनको वोट डालना ना डालना एक ही बात है, कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। जो हम आज तक वोट डालते आए और नतीजा क्या निकला शायद लगता है, वो एक वजह मुझे लग रहा है कि श्रीनगर तो मुझे नहीं लग रहा कि जहाँ हरियाणा की इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टिसिपेट करती थी लोग वोटिंग में, आज उसमें भी कमी दिख रही है और हबकदल में बिल्कुल परसेंटेज कम नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वही एक वजह है कि लोग शायद बदजन है और वो महसूस करते हैं कि जब तक कोई बदलाव ना हो, क्योंकि अभी बदलाव का नहीं बन रहा है, कोई ऐसा ना हो। 900 से ज्यादा कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर जो तीनों फेसेस में हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रोल को आप कैसे इस बार देख रहे हैं? कुछ नई पार्टियां भी हैं, कुछ का डेब्यू है, कुछ लीड से। ऑडियो कट गया जी। ठीक है, नहीं ठीक है, मगर मेरे दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि लगातार शुरुआत से कहा जा रहा है कि 24 सीटें पहले फेज में थी, दूसरी सीट में 26 सीटें थी, टोटल 50 सीटें हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट आधा चुनाव निपट चुका है। अदर स्टेट्स में हम जब देखते हैं तो आधी सीटें इशारा कर देती हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो पहली बार एस्टैब्लिश की गई हैं, तो क्या वो नैरेटिव हम यहां पर ला सकते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी निकलकर सामने आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज पहली बार डेब्यू कर रही होती हैं तो वो सियासी समीकरणों को कितना बदल देते हैं? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टियां अगर मजबूत हो ग्राउंड पर तो वो ऑब्वियसली बदलाव ला सकती है, जो हमने ऑलरेडी देखा है रेस्ट ऑफ द इंडिया में। कुछ पार्टियां बनी और उन्होंने वेव ऑफ कर दिया सबको। यहाँ वैसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, कुछ पॉकेट्स के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है 90 में से 50 सीटें आपकी आज गई हैं, तो मेरे सामने पिक्चर क्या है? मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरे सामने ब्लर पिक्चर है। क्यों? जब आप इसको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को देखेंगे 90 सीट्स को, तो ये दो प्रोविंसेस में आपको देखनी पड़ेगी। एक प्रोविंस जो जम्मू प्रोविंस है, जो लखनपुर से शुरू होता है, बानिहाल की सरहदों तक आता है, और दूसरा जो टनल के उस पार आता है, वो सारा आपको उड़ी और फिर आगे टंगडार तक दिखता है। और ये दोनों प्रोविंसेस को जब आप खंगाल कर देखते हैं तो ये सीधी सीधी बात है कि आप वन गो में इसको नहीं कह सकते। क्यों? कश्मीर प्रोविंस का पूरा वोट स्प्लिट है 3, 4, 5 पार्टियों के अंदर, यानी रीजनल पार्टियां जिनको आप कह रहे हैं, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां जिनको कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, और इस तरीके से छोटी बड़े बहुत सारी पार्टियां, और फिर इंडिपेंडेंट्स की एक अलग फौज है। एज कंपेयर टू जम्मू आइए, आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट दिखेंगे। बड़ी पार्टियों में आपको कौन दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी जो फुल फोर्स से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस,
जो अपने वापसी और कमबैक की फिराक में है, और फिर नेशनल पार्टियां एक जो है बीएसपी वो कहीं कहीं पर है, उनका ज्यादा असर यहां पर आपको नहीं दिखेगा। सो ये जो अब आने वाला फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, यही एक बड़ा गेम चेंजर होगा कि बीजेपी के पाले में क्या कुछ मिलेगा, क्योंकि यहां पर बराह रास्त मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। ठीक है, प्रदीप खन्ना जी भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जब हम सरकार बनाने और ना बनाने की बात प्रदीप साहब करते हैं, तो इस बार बहुत सारी रैलियों में कहा गया कि इस बार सरकार अगली जब बनेगी तो जम्मू का डिसाइड जम्मू से होगा, और जम्मू को भी डिफरेंट पार्ट्स में देखा गया। चिनाब वैली का भी जिक्र किया गया, प्रॉपर जम्मू वाले बेल्ट को भी देखा गया, लखनपुर से ऊपर शुरू करें तो जम्मू और